तो हमने देखा था वर्क डन W इक्वल्स टू क्या था, W इक्वल्स टू था माइनस V एक्सटर्नल इनटू डेल V, ये था, ठीक है ना। नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि नेगेटिव साइन शोज दैट वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब एक्सपेंशन का केस दिया था कि भाई अगर एक्सपांस होगा, एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन में क्या होता है, गैस खुद कम करता है। एक्सपेंशन माने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो इसका मतलब डेल वी इक्वल्स टू क्या था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डेल वी होगा और पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव हुआ, एक्सपेंशन माने वॉल्यूम बढ़ना, माने फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा था, तो डेल वी क्या हुआ, पॉजिटिव आया, ठीक है ना। अगेन W इक्वल्स टू माइनस V एक्सटर्नल इंटू डेल वी, यही तो है। अब ऐसा है कि ये तो माइनस साइन, बेशक तो पॉजिटिव साइन होता है और डेल वी भी पॉजिटिव साइन, ओके। तो ओवरऑल W ऐसा हो गया, W नेगेटिव हो गया, वर्क नेगेटिव हो गया, तो इसीलिए सिस्टम खुद कुछ भी काम करे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। वर्क डन बाय गैस और सिस्टम, वर्क डन बाय गैस और सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है इतना समझ आया सबको। तो एक्सपेंशन में गैस खुद काम करता है, एक्सपेंस करता है, माने उसमें फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, तो इसीलिए डेल वी पॉजिटिव हो गया। तो W इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल इंटू डेल वी, माइनस साइन V एक्सटर्नल मतलब पॉजिटिव, डेल वी पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव, ठीक है इतना। खुद ही बोलो कंप्रेशन के लिए क्या होगा, कंप्रेस किया गया, कंप्रेशन के लिए क्या होगा बोलो, अगर मैंने कंप्रेस किया तो इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो अगेन डेल वी दैट इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा, ठीक है ना। तो डेल वी नेगेटिव होगा, डेल वी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो कंप्रेस किया गया मतलब यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा देन इनिशियल वॉल्यूम, तो डेल वी नेगेटिव है, क्लियर। अच्छा अगेन W इक्वल टू माइनस पी डेल वी, माइनस, है ना, माइनस साइन है, पी का तो पॉजिटिव साइन और वॉल्यूम का नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बोला समझ रहे हैं, मैंने कंप्रेस किया, मैंने इसके ऊपर काम किया तो क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा, यहाँ तक था मैंने कंप्रेस किया तो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा था, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था, फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, तो डेल वी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो W इक्वल टू माइनस पी डेल वी, तो डेल वी नेगेटिव, पी पॉजिटिव और माइनस साइन तो पॉजिटिव, तो वर्क डन ऑन सिस्टम इज ऑलवेज क्या, पॉजिटिव, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कि अगर मैंने बोल दिया कि ये नेक्स्ट केस ले लेंगे, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन माने ऐसा है, ऐसा सोचो कि पहले वो यहाँ तक का एक्सपेंशन है, उसके पास वो कुछ भी वो एक्सपेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है अपने आप को, जिसका मतलब प्रेशर बहुत ही कम है तभी तो P एक्सटर्नल हम क्या बोलेंगे, जीरो, इसके लिए P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो, क्लियर इतना। फिर उसके बाद हमें पता है W इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी, तो P अगर जीरो है तो ओवरऑल W भी क्या होगा, जीरो। तो फ्री एक्सपेंशन के लिए W क्या होगा, जीरो होगा, जैसे वैक्यूम है ना, जैसे वैक्यूम के लिए, है ना, और जैसे इवाकुएटेड वेसल के लिए, इवाकुएटेड वेसल, है ना भाई, सीधा बात है कि जहाँ पे क्या होगा, फ्री एक्सपेंस होने का संभावना है, और इसमें प्रेशर बिल्कुल है ही नहीं, तभी तो फ्री एक्सपेंस कर सकता है, ठीक है ना। अब मैंने बोल दिया आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस,
अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तब क्या हो जाएगा, हमें पता है आइसोकोरिक माने वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट माने डेल वी जीरो, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू अगेन माइनस पी डेल वी, तो डेल वी अगर जीरो है तो ओवरऑल डब्ल्यू क्या हो जाएगा जीरो, तो फ्री एक्सपेंशन के लिए जीरो, आइसोकोरिक के लिए जीरो। ओके, तो वर्क के बारे में हमने देख लिया था, इसके बाद हम देखेंगे हीट के बारे में, ठीक है ना। तो हीट क्या चीज़ है वो देखो। ओके, तो हीट है ना, हीट जिसको क्यू देके डिनोट किया जाता है, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, सबको पता है। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में हीट फ्लो करता है, ठीक है। हीट इज ए पाथ फंक्शन, हीट इज ए पाथ फंक्शन, हीट इज ए पाथ फंक्शन। ओके, अब यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा जैसे जूल, किलो जूल, कैलोरी, जूल, किलो जूल, कैलोरी, है ना। इसका यूनिट क्या है बोलो, जूल, किलो जूल, कैलोरी, है ना। 1 atm दैट इज इक्वल टू 101.3 किलो जूल, 101.3 जूल, है ना, 101.3 जूल। अच्छा, 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.18 जूल, और इसको 4.2 जूल भी बोला जाता है, 4.2 जूल भी बोला जाता है, क्लियर। अब 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7 आवर, 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7 आवर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the minus 19 जूल। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देखो थर्मोडायनामिक्स एक टिपिकल चैप्टर है, अब मैं इसको बहुत टफ करके पढ़ा सकता था, जब बहुत डीपली पढ़ा सकता था अगर क्लास में होता। अब ऑनलाइन मतलब वीडियो में हो रहा है, तो मैं एकदम लो लेवल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, एकदम इजी लेवल, है ना। लेकिन जेई और नेट कवर कर लेगा, इसी सबसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हीट क्या है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करता है, एक पाथ फंक्शन है, और क्या है इसका यूनिट जूल, किलो जूल और कैलोरी। 1 atm दैट इज इक्वल टू 101.3 जूल, 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.2 जूल, 1 जूल दैट इज इक्वल टू 10 to the power 7 आर्क, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10 to the minus 19 जूल। ये थोड़ा सा याद रखना है। एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन है कि गैस एक्सपांड्स फ्रीली, एक गैस एक्सपांड्स फ्रीली, है ना, a gas expands freely in a container from 1 liter to 2 liter, then find work done by gas, Sorry. A gas expands freely in a container from 1 liter to 2 liter, then find work done by gas। चलो खुद से करो, मतलब ऐसा है एक गैस जो कंटेनर में था तो फ्रीली एक्सपेंड किया और वॉल्यूम हुआ 1 लीटर टू 2 लीटर। अब बोला है इसमें वर्क डन बाई गैस कितना होगा, तुम्हें पता है अभी भी बोला कि भाई फ्री एक्सपेंशन उसके लिए क्या होता है, डेल भी जीरो होता है। डेल भी अगर जीरो होता है, सॉरी फ्री एक्सपेंशन के लिए पी एक्सटर्नल जीरो होता है, तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है ना। तो ना क्लियर सबको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, तो समारी लिख देते हैं नोट बोल के कि वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो क्या साइन होगा, वर्क डन बाई सिस्टम होगा तो क्या साइन होगा, थोड़ा सा लिख लो उसको, है ना। नोट दो पहले लिख देता हूँ कि भाई वर्क डन
वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम खुद ने अगर कुछ काम किया, वर्क डन बाय सिस्टम, तो ये हो जाएगा साइन नेगेटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम किया, तब ये हो जाएगा पॉजिटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव होगा। हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट है ना, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, तब साइन होगा नेगेटिव। और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो हीट रिलीज किया, सिस्टम ने हीट रिलीज कर दिया तो नेगेटिव, और सिस्टम ने हीट गेन किया तो पॉजिटिव। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं। ए गैस इज compressed from 20 liter to 8 liter है ना, at 2 atmosphere pressure, at 2 atmosphere pressure. Okay, so then find work done, then find work done। अब वर्क डन कितना, एक गैस जो कंप्रेस, गैस को कंप्रेस किया गया जिसका पहला का वॉल्यूम था 20 लीटर, अब हो गया 8 लीटर एट 2 atm प्रेशर। देन फाइंड वर्क डन, कैसे करना है? अगेन यहाँ पे डेल भी क्या होगा, अगेन बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, बी फाइनल कितना 8 माइनस 20 मतलब माइनस 12, ठीक है, लीटर, 12 माइनस 12 लीटर, क्लियर। फॉर्मूला माइनस बी एक्सटर्नल इंटू डेल बी, तो माइनस बी एक्सटर्नल कितना 22 इंटू माइनस 12, माने ऑटोमेटिकली प्लस साइन आ गया 24 है ना, प्रेशर वॉल्यूम तो लीटर एटमॉस्फेयर 24 लीटर एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल्स टू 24 into 101.3 जूल, कर लेना जो होगा वही आंसर। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो गैस इज compressed from 20 liter to 8 liter at 2 atm pressure, then find work done। तो del v equals v final minus v initial करके निकल लिया, w ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और आ गया। क्लियर, ये हो गया हीट के बारे में। तो हीट अगर छोड़ता है सिस्टम तब नेगेटिव, लेकिन हीट अगर एब्जॉर्ब करता है तब क्या हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव। ठीक है, वर्क अगर सिस्टम के ऊपर किया गया तो वर्क डन ऑन सिस्टम देन पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम ने खुद काम किया तो हम बोलेंगे वो नेगेटिव। ठीक है, इतना क्लियर। तो अभी हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी। क्या देखेंगे बोलो, इंटरनल एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी देखेंगे। माने कुछ सिस्टम के अंदर खुद का एक एनर्जी रहता है, उसी का ही नाम है क्या, इंटरनल एनर्जी। सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ऑल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम के अंदर खुद का एक एनर्जी रहता है, उसी का नाम है इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल्स जो जितना टाइप का एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी है ना। तो इतना सारा एनर्जी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम
of the system cannot be calculated. Cannot be calculated. Okay? So total जो internal energy of the system वो हम calculate नहीं कर सकते. So we can calculate change in. So we can calculate change in internal energy. हम चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? तो इंटरनल एनर्जी, ओके. तो डेल ई दैट इज इक्वल्स टू हो जाता है ई फाइनल माइनस ए इनिशियल. तो इंटरनल एनर्जी is directly proportional with टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा. ऑब्वियस बात है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रूम का ही सपोज, तो हमारा भी एनर्जी बढ़ जाता है. ठीक है, इतना क्लियर. इससे एक बार हम लोग देखो तो सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसी का नाम है इंटरनल एनर्जी. जितना टाइप ऑफ एनर्जी है सबका समेशन करो तब होता है इंटरनल एनर्जी. जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, है ना, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एटसेट्रा. टोटल इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनल एनर्जी का जो चेंज उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेटेड होता है. माने टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है. तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है बोलो? टी कांस्टेंट होता है. तो डेल टी क्या होगा? 0 होगा. डेल टी अगर 0 होगा तो डेल ई भी क्या हो जाएगा? डेल ई भी 0 हो जाएगा. क्लियर. साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी, साइक्लिक प्रोसेस इसके लिए भी डेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि उसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है? सेम होता है. और एक स्टेट फंक्शन है. क्या? इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है. क्लियर इतना? और भी डिटेल्स हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में. ठीक है. सो इंटरनल एनर्जी के बारे में भी जान लिए, हीट के बारे में जान लिए, वर्क के बारे में जान लिए. अब हम आएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, है ना. इसके बारे में आएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में जानेंगे. ओके. इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्या नाम है बोलो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हमें पता है कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसको एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था? एनर्जी है ना, कैन नाइदर बी क्रिएटेड. एनर्जी कैन neither be created nor destroyed. एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. बट इट कैन बी converted into, it can be converted into one form to another form. इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म, है ना. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं.
ठीक है ना। तो अगेन फॉर्मूला इसका होता है डेल इक्वल्स टू होता है Q प्लस W। डेल इक्वल्स टू होता है Q प्लस W, यही है फर्स्ट लॉ का नोमिनल। डेल इक्वल्स टू क्या होता है बोलो, Q प्लस W। फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस मैंने अगर बोल दिया कि भाई आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल के लिए T क्या होता है, कांस्टेंट। T अगर कांस्टेंट है तो डेल T हो जाएगा 0 और डेल E हो जाएगा 0। क्लियर। सो डेल E क्या है, डेल E इक्वल्स टू Q प्लस W। डेल E क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, हीट और वर्क के ऊपर, Q प्लस W। ठीक है। तो फॉर आइडियल गैस फर्स्ट केस आइसोथर्मल ले लिया, T कांस्टेंट आइसोथर्मल के लिए, तो डेल T 0, डेल E क्या होगा 0 होगा। ठीक है। अच्छा अब ऐसा है, डेल E अगर 0 है तो Q प्लस W भी 0 होगा, Q प्लस W भी 0 होगा। इसका मतलब हो सकता है Q इक्वल्स टू माइनस W, मतलब इन आइसोथर्मल है ना, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम है ना, इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ बोलो, सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब किया वो किसके बराबर है, उसने जो काम किया वर्क डन बाय सिस्टम उसका बराबर है। और इन आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय सिस्टम। इतना क्लियर। और मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि W इक्वल्स टू माइनस Q, माने इन आइसोथर्मल वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, है ना। तो इन आइसोथर्मल, इसका मतलब क्या है बोलो, इन आइसोथर्मल बोलो क्या है, वर्क डन ऑन सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, यही तो है। इन आइसोथर्मल वर्क डन ऑन सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। इतना क्लियर, क्लियर क्या। चलो तो पहला केस देख ले आइसोथर्मल, दूसरा केस देखेंगे दैट इज द साइक्लिक, है ना। तो साइक्लिक के लिए क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, डेल इक्वल्स टू 0 होगा, तो Q प्लस W अगेन इक्वल्स टू 0, Q प्लस W अगेन इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अगर Q प्लस W इक्वल्स टू 0 होता है तो अगेन दो कंडीशन हो सकता है, एक Q इक्वल्स टू माइनस W हो सकता है और दूसरा हो सकता है W इक्वल्स टू माइनस Q, दोनों केस आ सकता है। ठीक है ना। तो हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, Q पॉजिटिव साइन, तो हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल्स टू क्या है बोलो, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। और इसके लिए क्या बोलेंगे बोलो, क्या बोलेंगे बोलो कि वर्क डन बाय, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, क्योंकि पॉजिटिव इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं बोलो, हीट रिलीज्ड
by system, heat released by system. So फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला क्या है, डेली इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है ना। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, अब मैंने बोल दिया मान लो आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो डेल भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो W इक्वल्स टू माइनस एक्सटर्नल इंटू डेल भी, तो W क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, W क्या हो जाएगा बोलो, 0। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें पता है डेल इक्वल्स टू Q प्लस W, W 0, तो डेल इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल इक्वल्स टू हो गया Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। ओके, सो Q भी पॉजिटिव हो सकता है, तो Q भी क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Q भी है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब हो सकता है Q पॉजिटिव हो जाए, Q नेगेटिव हो जाए, है ना। तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ कि Q जो होता है Q पॉजिटिव भी हो सकता है और Q नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो Q अगर पॉजिटिव है तो डेली भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि डेली इक्वल्स टू Q होता है, डेली इक्वल्स टू Q, तो Q अगर पॉजिटिव है तो डेली भी पॉजिटिव, डेली भी पॉजिटिव। इसका मतलब कि अगर एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि डेली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब by system, heat absorbed by system at constant volume, at constant volume, है ना, at constant volume increases and hence क्या होगा, ionization energy also increases, so ionization energy also increases। सीधा सीधी बात है कि हीट अगर बढ़ेगा, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, तो हीट अगर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है ना। ओके, हेंस टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना। तो सो टेम्परेचर इज ऑल्सो क्या होगा, इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, सो फिर से बोल रहा हूँ कि हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, इंक्रीजेस इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, है ना। जैसे हीट ने एब्जॉर्ब किया तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा, डेली पॉजिटिव, जैसे इंटरनल एनर्जी बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो स्वाभाविक है कि अगर हीट को एब्जॉर्ब करता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा, हीट Q इक्वल्स टू नेगेटिव, इसका मतलब हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, डिक्रीजेस इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज किया, सो टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस, फिर से बोल रहा हूँ, Q अगर पॉजिटिव होता है तो डेली पॉजिटिव, इसका मतलब E बढ़ा तो हमें पता है टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के साथ टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ओके, तो हीट अगर एब्जॉर्ब किया सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, देन इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा, इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ा। यहाँ पे हीट को रिलीज कर दिया, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी को घटा, डेली भी नेगेटिव होगा, सो टेम्परेचर भी डिक्रीज। इतना क्लियर।